नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में आप बात करने वाले हैं कोटक ई टर्म इंश्योरेंस के बारे में। इस पॉलिसी में आपको किस प्रकार बेनिफिट मिलते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आप स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। पहले इस पॉलिसी में आपको कितने प्रकार के लाइफ ऑप्शंस दिए जाते हैं, लाइफ कवर कौन से मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्लान ऑप्शंस के बारे में, कौन से प्रकार के प्लान ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पे आउट ऑप्शंस के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन क्या होता है, मतलब पॉलिसी लेने के बाद आपको पॉलिसी को इंक्रीज़ करना होता है या डिक्रीज़ कर बढ़ाना होता है, घटाना होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। प्लस कुछ सैम्पल प्रीमियम रेट के बारे में बात करेंगे। अगर 1 करोड़ रुपये का लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हो तो उसके अगेंस्ट कितना प्रीमियम चार्ज होता है उसके बारे में बात करेंगे। प्लस इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट क्या होते हैं, अलॉन्ग विथ राइडर इसमें कौन से अवेलेबल है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। प्लस इस पॉलिसी लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अवेलेबल है उसके बारे में बात करेंगे। प्लस इसमें आपको पॉलिसी लेने के बाद किसी कारण की वजह से आपको पॉलिसी कैंसिलेशन करना होता है या सरेंडर आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, उसके बारे में बात करने वाले हैं। प्लस पॉलिसी को रिवाइवल की क्या सुविधा है, यानी पॉलिसी लेने के बाद किसी कारण की वजह से आपका पॉलिसी बंद हो जाता है लेकिन आपको उसको फिर से चालू करना होता है, तो वो क्या होता है वो बात करेंगे। प्लस सेक्शन 41 क्या है और सेक्शन 45 क्या होता है, ये दो चीज़ें, सेक्शन 1 सेक्शन 45 काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप पॉलिसी खरीदते हैं तो सेक्शन 41 एंड 45 जानना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिए। इस पहले स्लाइड में आपको आ जाता हूँ। तो पहले हम जो बात करने वाले हैं लाइफ कवर के बारे में, जो कौन से लाइफ कवर इसमें दिए गए हैं। इसमें आपको 3 प्रकार के लाइफ कवर ऑप्शंस दिए जाते हैं, यानी कि पहले ऑप्शंस में आपको लाइफ कवर ऑप्शंस मिलता है, यानी कि डेथ बेनिफिट आपको दिए जाता है, लाइफ कवर टू प्रोटेक्ट योर फैमिलीज फ्यूचर इवन यू आर नॉट अराउंड। ओके। प्लस इस पॉलिसी में आपको मेडिकल की सुविधा भी दी जाती है, ऑप्शनल होता है, आपको लेना है या नहीं लेना है आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट इस पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस दिए गए हैं, कुछ लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस है, वो भी आप इसमें ऐड ऑन करा सकते हो। प्लस इस कोटक ई टर्म इंश्योरेंस में आपको परमानेंट डिसेबिलिटी कवर टू सपोर्ट योर फैमिली इवन व्हेन यू आर नॉट एबल टू, मतलब अगर आप परमानेंटली अपाहिज हो जाते हो एयर एक्सीडेंट की वजह से तो वो भी इसमें लाइफ कवर दिए जाते हैं। तो ये 3 लाइफ कवर है इसमें। सो इसमें डिटेल में आपको कौन से प्रकार के प्लान्स ऑप्शंस इसमें मिलते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला जो प्लान ऑप्शंस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लाइफ ऑप्शंस, करेक्ट। तीसरा ऑप्शन आप अगर आप देखते हैं यहाँ पे लाइफ प्लस ऑप्शंस, और जो लास्ट यानी कि पहला दूसरा और तीसरा लाइफ सिक्योर ऑप्शंस, ये 3 ऑप्शन के साथ ये पॉलिसी आती है। तो इन तीनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। लाइफ ऑप्शन ये सेलेक्ट करना है या फिर आप लाइफ प्लस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो या फिर लाइफ सिक्योर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके पॉलिसी परचेस करना होता है। तो हम बात करेंगे पहले ऑप्शंस के बारे में, लाइफ ऑप्शंस जो होता है। इस लाइफ ऑप्शंस में आपको क्या सुविधा मिलती है, पहले हम बात करेंगे इसमें क्या की फीचर्स दिए गए हैं। तो सारे में की फीचर्स सेम ही है, बट जो फीचर्स मैं आपको बताना जा रहा हूँ, लाइफ कवर मिलेगा इसमें प्लान ऑप्शंस में आपको, लाइफ ऑप्शंस में। प्लस पॉलिसी को इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने की सुविधा इसमें मिलती है। लाइफ ऑप्शन में आपको 3 प्रकार के पे आउट ऑप्शन दिए जाते हैं, वो आगे हम बात करने वाले हैं कि कौन से प्रकार के पे आउट ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। प्लस इसमें आपको एडिशनल प्रोटेक्शन विथ राइडर, इस पॉलिसी में राइडर भी ऐड कर सकते हो, ये भी प्रोटेक्शन इसमें आप इस लाइफ ऑप्शन में ले सकते हो। प्लस इसमें टैक्स बेनिफिट होता है। ये सारे बेनिफिट सेम ही है, बट आपको जो लाइफ कवर मिल रहा है यानी कि जो प्रोटेक्शन आपके फैमिली को दिया जाता है उसमें कुछ आपको इसमें फ़र्क दिखेगा। पहले ऑप्शंस में क्या आपको लाइफ कवर में क्या मिल रहा है, बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है, यानी कि आप पॉलिसी परचेस करेंगे और एक को सम एश्योर्ड डिसाइड करेंगे, 1 करोड़ रुपीज़, 2 करोड़ रुपीज़, 50 लाख रुपए, जितना आपकी नीड होती है उतने अमाउंट का आप एक अमाउंट सेलेक्ट करते हो। किसी कारण की वजह से अगर आपका मृत्यु हो जाता है तो आपके फैमिली को जितने आपने लाइफ कवर लिया होता है उतना अमाउंट उनको दिया जाता है। ये होता है लाइफ कवर ऑप्शंस। मतलब इसमें कोई बेनिफिट वगैरह कुछ नहीं है। मृत्यु अगर होता है तो अगर आपका फैमिली क्लेम करेगा ये हमारे रिलेटिव या हमारे इनका मृत्यु हो गया है और पैसा चाहिए, तो जितने आप अमाउंट लाइफ कवर लिया है, सम एश्योर्ड जितना लिया होगा उतने को उतना आपका फैमिली को दिया जाता है। लेकिन वही चीज़ लाइफ प्लस ऑप्शन अगर आप ऑप्ट करते हो
तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, लाइफ प्लस ऑप्शंस में इसमें मिल रहेगा एक्सीडेंट का बेनिफिट आपको इसमें मिलता है। अगर आप लाइफ प्लस ऑप्शन लेते हो तो इनबिल्ट आपको एक्सीडेंट बेनिफिट आपको इसमें दिया जाता है। एक्सीडेंट बेनिफिट आपको चूज़ करना होता है कितने अमाउंट का लेना है। अगर आपने सम एश्योर्ड 1 करोड़ का लिया है तो आपको एक्सीडेंट का बेनिफिट 1 करोड़ या उससे कम लेना पड़ता है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। जो भी आप सम एश्योर्ड ले रहे हो, अगर आपने सम एश्योर्ड 50 लाख लिया है और एक्सीडेंट कवर 1 करोड़ चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको 50 लाख रुपए का लिया है तो आप 50 लाख रुपए का ही 1 करोड़ रुपये 50 लाख रुपए का एक्सीडेंट कवर ले सकते हो या उससे कम ले सकते हो, ये इसमें सुविधा होती है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, अगर लाइफ प्लस ऑप्शन लेते हो उसमें अगर मृत्यु होता है तो इसमें आपको लाइफ कवर तो मिलेगा ही मिलेगा जो आपने 1 करोड़ रुपये का लिया होगा। अब एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने लाइफ प्लस ऑप्शन ले लिया है और सम एश्योर्ड आपका 1 करोड़ रुपये लिया है आपने, प्लस एक्सीडेंट बेनिफिट भी आपने 1 करोड़ रुपये लिया है। तो इसमें क्या होता है, जब पॉलिसी आप खरीदते हो तब आपको पूछा जाता है कि सम एश्योर्ड आपका कितना है, 1 करोड़ आपने बता दिया, और एक्सीडेंट कवर आपको कितना लेना है वो आपको पूछा जाता है। तो आपने उस समय भी सेलेक्ट कर दिया है कि 1 करोड़ रुपये आपको चाहिए। तो ऐसे 2 करोड़ रुपीज़ का हो जाता है, एक्सीडेंट के कारण 1 करोड़ रुपीज़ और मृत्यु होने के कारण 1 करोड़, ऐसे 2 करोड़ का सम एश्योर्ड मिलता है। तो आपको मृत्यु अगर होता है लाइफ प्लस ऑप्शंस में लेने के बाद, तो आपके फैमिली को मृत्यु हुआ है उसके कारण आपके घर वाले को 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन आपका घर वाले ने क्लेम किया है कि आपका मृत्यु जो हुआ है रोड एक्सीडेंट में हुआ है, ना कि आप घर पे बैठे हो, आप घर के स्टेयर आपने चल रहे हो या कुछ झाड़ पे चढ़ रहे हो वहाँ से गिर गए हो, वो एक्सीडेंट नहीं होता है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है या आप रोड गाड़ी या ट्रेन एयरपोर्ट जब जाते हो रोड में ट्रैवल्स करते हो तब अगर एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट बेनिफिट कंसिडर होता है। अगर आपने फैमिली ने बोल दिया है कि हमारा इनका मृत्यु हुआ है और एक्सीडेंट के कारण हुआ है, तो मृत्यु होने के कारण 1 करोड़ रुपीज़ मिलेगा और एक्सीडेंट से हुआ है उसके लिए अलग से 1 करोड़ रुपए मिलेगा, यानी कि 2 करोड़ रुपए घर वाले को मिलेंगे। और इसी एग्जाम्पल के थोड़ा अलग तरीके से मैं समझा देता हूँ। मृत्यु हुआ है लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मृत्यु नॉर्मल हुआ है, यानी कि कोई स्नेक बाइट हुआ है या फिर आपको बीमारी हो गई है, कुछ ऐसा हो गया, रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी अलग वजह से आपका मृत्यु हुआ है। फैमिली ने क्लेम किया कि इनका मृत्यु हो गया है और होने के कारण वो 1 करोड़ रुपये सबके फैमिली को देंगे, और फैमिली वाले बोलते हैं कि 1 करोड़ रुपये एक्सीडेंट का भी है, तो कंपनी आपको नहीं देगी क्योंकि वो सिर्फ एक्सीडेंट का ही बेनिफिट ऐड किया है, तभी आपको एक्सीडेंट का मिलेगा। सिर्फ रोड एक्सीडेंट कंसिडर होता है, ना कि कोई घर पे बैठे अचानक आप चेयर से गिर गए या कुछ आपके ऊपर फैन गिर गया, वो एक्सीडेंट कंसिडरेशन नहीं होता है। तो यही फ़र्क है लाइफ ऑप्शंस और लाइफ प्लस ऑप्शंस में। बाकी पॉलिसी को आप डिक्रीज करना है, 3 पे आउट ऑप्शंस होते हैं वो भी आप चूज़ कर सकते हो, एडिशनल प्रोटेक्शन भी ले सकते हो, टैक्स बेनिफिट आपको इसमें भी मिलता है। फिर तीसरा जो ऑप्शन है लाइफ सिक्योर ऑप्शंस, इसमें आपको बेनिफिट तो मिल रहे हैं, लाइफ कवर तो आपको मिल रहा है, लेकिन इस पर आपको एक्सीडेंट के कारण अगर आपका डिसेबिलिटी हो जाता है, इसमें मृत्यु बेनिफिट नहीं है, सिर्फ डिसेबिलिटी बेनिफिट है। मृत्यु बेनिफिट मतलब एडिशनल जो मृत्यु बेनिफिट होता है, जैसे कि इसमें लाइफ ऑप्शंस में आपका मृत्यु हो रहा है, इसमें आपको पैसा मिल रहा है, इसमें भी आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, इसमें भी पैसा आपको मिल रहा है। लेकिन अगर एक्सीडेंट होने के कारण मृत्यु नहीं होगा, लेकिन परमानेंटली आप अपाहिज हो जाते हो। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हुआ, आपका हाथ पैर थोड़ा फ्रैक्चर हो गया, हड्डी बिड्डी टूट गई, लेकिन अब डॉक्टर पे जाने के बाद प्लास्टर करके आप वो रिकवर हो जाएंगे, ठीक है, वो एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा। एक्सीडेंट अगर होता है परमानेंटली, आप कोई बॉडी पार्ट, आपका आँख चले गया, आपका फिंगर चले गया, अपाहिज हो जाते हैं ना आप, कि उस केस में आपका जितना भी प्रीमियम रहेगा फ्यूचर के सारे प्रीमियम माफ़ करेंगी कंपनी, आपको कोई प्रीमियम पे नहीं करना है, और जितने साल का आपने पॉलिसी लिया है उतने साल तक कंपनी प्रीमियम आपका भरेगी और आपका लाइफ कवर चलता रहेगा, ठीक है। इसमें लाइफ कवर आपको मिल रहा है, मृत्यु अगर आपने लाइफ सिक्योर ऑप्शन से लिया होगा, अगर मृत्यु होने के बाद फैमिली क्लेम करेंगे तो जितना आपके अमाउंट सम एश्योर्ड है वो तो मिलता ही मिलता है। लेकिन क्या, लेकिन एक्सीडेंट हुआ लेकिन आप अपाहिज हो गए हो, ठीक है, अपाहिज होने के बाद परमानेंट डिसेबल हो जाती है किसी भी कारण की वजह से, तो उसमें आप क्लेम करते हैं, आपको ही क्लेम करना होता है मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ कि आप परमानेंट डिसेबिलिट हो गए हो। तो जिस दिन आप क्लेम करेंगे, क्लेम आपका अप्रूव हो जाएगा, वहाँ से आपको पॉलिसी जितने साल का आपने पॉलिसी का प्रीमियम टर्म चूज़ किया होगा उतने साल कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है।
कंपनी आपका प्रीमियम पे करेगी और आपका लाइफ चलता रहेगा, मतलब आपका पॉलिसी चलता रहेगा। बाद में कभी भी मृत्यु होगा तो आपका फैमिली जो भी आपने सम एश्योर्ड लिया होगा लाइफ सिक्योर में, वो आपके फैमिली को दिया जाता है। इसमें भी आपको स्टेप अप ऑप्शन, स्टेप डाउन ऑप्शंस दिया है। इसमें भी आपको 3 डिफरेंट पे आउट ऑप्शंस मिलते हैं और एडिशनल प्रोटेक्शन भी इसमें भी मिलेगा, टैक्स बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा। आगे हम बात करेंगे इस 3 पे आउट ऑप्शंस बारे में। कौन से 3 पे आउट ऑप्शंस है मैं बताता हूँ आपको। पहले ऑप्शंस में आपको इमीडिएट पे आउट ऑप्शन मिलता है, रिकरिंग पे आउट ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, और इंक्रीजिंग रिकरिंग पे आउट ऑप्शन। ये 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो ये तीनों में से आपको कोई भी एक पे आउट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ये ऑप्शन आप जब सेलेक्ट करते हो, जब पॉलिसी आप खरीदते हो, तभी आपको ये ऑप्शंस बताना पड़ता है कि आपको कौन सा ऑप्शंस लेना है। तो इसमें जो इमीडिएट पे आउट, लेवल रिकरिंग पे आउट और इंक्रीजिंग पे आउट जो है, इसमें से हम डीपली डिस्कस करेंगे इमीडिएट पे आउट क्या होता है। इमीडिएट पे आउट क्या होता है, मतलब अगर एक्सीडेंट के कारण या फिर किसी भी कारण से अगर मृत्यु हो जाता है तो जितना भी आपने सम एश्योर्ड लिया होगा उतना इमीडिएट आपके फैमिली को दिया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ, वो टेबल के साथ आप अच्छा समझ में आएगा। प्लीज़ वेट कीजिए जी। ये रहा टेबल। इमीडिएट पे आउट ऑप्शन में आपको सम एश्योर्ड आपके फैमिली को इमीडिएट मिलता है। जितनी अमाउंट का आपने सम एश्योर्ड चूज़ किया होगा उतना इमीडिएट आपके फैमिली को दिया जाता है, ठीक है। इसमें कोई आपको कुछ लेवल रिकरिंग पे आउट, इंक्रीजिंग पे आउट नहीं होता है। जो भी आपने सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपये लिया होगा आपको फैमिली को 1 करोड़ दिया जाता है, बस पॉलिसी खत्म। आपका इमीडिएट पे आउट ये ऑप्शन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रीमियम आपका थोड़ा ज़्यादा चार्ज करता है, ठीक है। इसमें थोड़ा प्रीमियम कम चार्ज, ज़्यादा चार्ज करेगा एज़ कम्पेयर टू लेवल रिकरिंग एंड इंक्रीजिंग पे आउट में, ठीक है। ये ऑप्शन आप ले सकते हो इन केस अगर फैमिली को बहुत ही रिक्वायरमेंट्स, आपको लगता है कि आपका फैमिली को एक ही बार में पूरा का पूरा पैसा दे देना, 1 करोड़ एक ही बार दे दीजिए और आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा तभी तभी, आप वैसा कर सकते हो। उसको इमीडिएट पे आउट कहते हैं। अगर आप ये भी कर सकते हो रिकरिंग पे आउट, मतलब आपका जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड आपने जो भी चूज़ किया होगा, ठीक है, जितना भी अमाउंट सम एश्योर्ड लिया होगा, 1 करोड़ रुपये लिया होगा शायद, ठीक है, पकड़ लीजिए 1 करोड़ रुपये आपने लिया है, तो 1 करोड़ रुपये का 10% आपके फैमिली को इमीडिएट मिलता है, यानी कि सेटलमेंट हो जाएगा 10%, ठीक है। बाकी का 90% बच जाएगा, ठीक है। बाकी का 90% आपको जो फैमिली को देगा, 6% आपको हर साल दिया जाता है, 15 साल के लिए आपको मिलता है ये, ठीक है। मतलब 90% जो अमाउंट आपका बचा है, पहले लेबर रिकरिंग पे आउट में आपके सम एश्योर्ड का 10% आपके घर वाले को मिलता है, बाकी का 90% जो बचा है उसका 6% हर साल, एवरी ईयर्स कब मिलेगा, डेट अगर आपका इस साल हो जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर जब आएगा, एक मृत्यु होने के बाद अगले साल जो नेक्स्ट साल, क्योंकि आपका 10% क्लेम जब अप्रूव हो जाएगा तो 10% तो आपको तभी का तभी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी का 6% फिर जब अगला साल आएगा, जिस तारीख को क्लेम अपना अप्रूव हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर, आने वाले नेक्स्ट ईयर में 6% आपका जो सम एश्योर्ड का होता है, ठीक है, तो आपके फैमिली को हर साल दिया जाता है। हर साल में 6% रिलीज होता है अप टू 15 साल के लिए, 15 साल तक ही आपको 6% मिलेगा, ठीक है। वही बात इंक्रीजिंग रिकरिंग पे आउट में क्या होता है, इसमें आपको पहली बार जो मिलता है ना 6% मिलता है। इसमें क्या होता है कि 10% आपको मिल रहा है, ठीक है। बट इंक्रीजिंग रिकरिंग पे आउट में आपको इमीडिएट आपको ऐसा कोई 10% नहीं मिलेगा। इसमें से आपका डायरेक्ट आपका रिकरिंग पे आउट चालू हो जाएगा 6% के साथ। मतलब आपका क्लेम डाल दिया फैमिली ने, क्लेम अप्रूव्ड हो गया, ठीक है, तो तब आपको जो 6% मिल जाएगा। हर साल में आपको आपका 10% मिलता है, ठीक है, मतलब सॉरी नॉट 10%, सॉरी 6%। क्लेम अप्रूव हो गया तो 6% आपके सम एश्योर्ड का फैमिली को दिया जाता है हर साल में, ठीक है, ठीक है। हर साल में 6% मिलेगा। ये 6% आपका एक साल मिल रहा है तो अगले साल इस 6% के ऊपर 10% इंक्रीज हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। मतलब हर साल 10% इंक्रीज होता रहेगा। आपका एनुअल जो अमाउंट आपको मिल रहा है उसका 10% हर साल इंक्रीज हो जाता है। तो ये कब तक मिलेगा आपको फैमिली को 15 साल तक आपको मिलेगा। ये बेनिफिट लेवल रिकरिंग पे आउट में, इंक्रीजिंग पे आउट में। इंक्रीजिंग पे आउट में आपको जो लेवल रिकरिंग पे आउट में आपको 10% पहले, बाद में 6% दे रहे हैं 15 साल में। इंक्रीजिंग पे आउट में 6% आपको हर साल मिलेगा, लेकिन 6% में हर साल 10% इंक्रीज हो जाएगा। ये बेनिफिट है। अगर आपको फैमिली को आप चाहते हो कि ये पेमेंट ईयरली मिल रहा है तो उसको मंथली कन्वर्ट करा सकते हो। आपको फैमिली के लिए आप बोल दीजिए, अगर आपको
ईयरली मिल रहा है तो साल में एक बार मिल रहा है, कुछ डेली लाइफ में कुछ चीज़ें चाहिए होती है, ठीक, खर्चा वगैरह करते हैं, तो फैमिली को बोल सकते हो कि इसको आप अभी पहले ही बोल के, आप मृत्यु हो जाने के बाद आप किसको क्या बोलेंगे, ठीक है, तो आप पहले ही उनको बोल दीजिए आपको मंथली में चाहिए, तो वो आपको 8.22% का आपका जो एनुअल अमाउंट रहेगा उसका 8.22% आपको एनुअल अमाउंट मंथली में कन्वर्ट करा के दे सकती है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया है, आगे हम देखें। तो चलो हम बात करते हैं स्टेप अप ऑप्शन के बारे में। मतलब पॉलिसी लेने के बाद आपको पूरे लाइफ भर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो सेम नहीं होता है। आप मैरिज हो जाती है आपकी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। आपका बेटा बॉर्न हो जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। अगर आप बेटा भी बॉर्न होगा है, आपने कुछ नया हाउस ख़रीदा है, लोन पे कोई हाउस आपने ख़रीदा है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है बढ़ती रहती है। तो उस केस में कोटक जो ई टर्म इंश्योरेंस इसमें बेनिफिट दिया गया है, अगर आप चाहे तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी को आप सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हो। वो कब कब बढ़ा सकते हो कि आपके लाइफ में कुछ इवेंट्स है। पहला इवेंट्स है आपका, अगर मैरिज नहीं हुआ है तो लेने के बाद अगर आप मैरिज करते हो तब आप आपके ओरिजिनल सम एश्योर्ड का 50% आप इंक्रीज़ करा सकते हो। ये एक सुविधा, ये एक फर्स्ट इवेंट है। उसके बाद दूसरा इवेंट्स होता है, अगर आपका मैरिज ऑलरेडी है या नहीं हुआ है, या उसके बाद अगर आप कराते हो तो आपका पहला बेटा जब बॉर्न हो जाएगा तब आपके ओरिजिनल सम एश्योर्ड का 25% बढ़ा सकते हो। आपने मैरिज भी हुआ है या आपका 25% आपका इंक्रीज़ करा, आपने चाइल्ड होने के बाद वो भी इंक्रीज़ कर दिया। आपका जो पहला हाउस होता है, ठीक है, फर्स्ट हाउस, आप होम लोन लेते हो, फर्स्ट हाउस होता है, तो आपके ओरिजिनल सम एश्योर्ड का 50% या फिर मैक्सिमम टू आपका जो जितना होम लोन का अमाउंट रहता है, जितना होम लोन का जो लोन लिया है उतना सम एश्योर्ड आप बढ़ा सकते हो आपका रिस्क मैनेज करने के लिए। तो ये 3 इवेंट्स होते हैं। या फिर आप ये 3 इवेंट्स के अलावा आप फर्स्ट पॉलिसी ईयर्स, जब पॉलिसी लेने के बाद जब फर्स्ट पॉलिसी ईयर्स में आता है तब भी आप इंक्रीज करा सकते हैं। आपके पॉलिसी में मैरिज, आपका मैरिज हुआ है या नहीं हुआ है ये आपको अगर उसको लेना देना नहीं है, पर भी आप सेकंड पॉलिसी ईयर्स में अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो 25% आपके ओरिजिनल सम एश्योर्ड का ले सकते हैं। क्योंकि पहले ईयर में आपको 1 करोड़ रुपीज़ था, सेकेंड ईयर में आपको लगता है आपको बढ़ाना चाहते हो तो आप 25% ओरिजिनल सम एश्योर्ड का बढ़ा सकते हो। ठीक है, या फिर आप अगर आपने बढ़ाया नहीं, यहाँ पे अगर 1 करोड़ रुपीज़ है, सेकेंड ईयर भी 1 करोड़ पे, थर्ड पॉलिसी में अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो थर्ड पॉलिसी में भी आप 25% बढ़ा सकते हो। ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। फिर आपका मैरिज भी हो जाएगा, मैरिज होने के बाद आप भी ऐड कर सकते हो। फिर आपका 5th ईयर्स आता है, तो 5th ईयर्स में ये है फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, 5th ईयर, इसमें भी आप बढ़ा सकते हो। या फिर आप थर्ड ईयर में आपका मैरिज हो जाता है तो मैरिज के लिए भी आप बढ़ा सकते हो, थर्ड ईयर होने के कारण भी बढ़ा सकते हो। इसमें से कोई भी, और एक साथ ये सारे भी ले सकते हो, उसमें से कोई एक भी ले सकते हो, या मिला के भी ले सकते हो। फर्स्ट ईयर का ले सकते हो, थर्ड ईयर का ले सकते हो, ठीक है, मैरिज का भी ले सकते हो। मैरिज भी हुआ है, थर्ड ईयर में मैरिज हुआ है आपका, या फिर आपका बेटा बॉर्न, कोई भी, ठीक है, आपका बेटा बॉर्न हुआ थर्ड ईयर में, पॉलिसी पे थर्ड ईयर, तो ये कोई भी इसमें से कोई ले, मैरिज ऑलरेडी हुआ है आपका तो पॉलिसी लेने के बाद फर्स्ट ईयर बढ़ा सकते हो। मगर आपने ऑलरेडी आप मैरिड है तो फर्स्ट ईयर आपका हो जाने में बढ़ा लीजिए, या थर्ड ईयर बढ़ा लीजिए। आप मैरिड भी है, आपके पास बच्चा भी है, आपने होम लोन भी लिया, होम लोन सब कुछ ले लिया आपने, आपके पास फैमिली पूरी है, ठीक है, लेकिन आपके पॉलिसी बढ़ाना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर में बढ़ाइए, सेकंड ईयर में बढ़ाइए, ऐसा बढ़ाए। अगर नहीं है तो ये आप ऐड कर सकते हो। लेकिन जितना भी समय शुड आप ऐड कर रहे हो ना, ठीक है, मैरिज के लिए, इसके लिए आपको कोई मेडिकल के लिए इससे कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। विदाउट नो मेडिकल ऑन द स्टेप ऑफ पॉलिसी अब इंक्रीज़ करना चाहते हो, कोई मेडिकल नहीं है। लेकिन आपका आपका जिस एज में या जिस टाइम आप उसको बढ़ा रहे हो ना, तब आपका एज देखा जाएगा और आपका प्रीमियम रिकैलकुलेट किया जाएगा। तो उसके बेसिस पे आपको प्रीमियम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और जितना आप सम एश्योर्ड आप उतना ही बढ़ा सकते हो। आपका एनुअल प्रीमियम का, सॉरी, आपका जो सम एश्योर्ड होता है ना, उसे 3 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपने 1 करोड़ रुपीज़ लिया तो मैक्सिमम 3 करोड़ रुपीज़ तक बढ़ा सकते हो उसको। 4 लाख या 5 करोड़ आप नहीं करा सकते 3 करोड़ के ऊपर जाने से। मतलब जितना भी सम एश्योर्ड है उसका 3 टाइम्स से ज़्यादा आपका सम एश्योर्ड नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ आपका सम एश्योर्ड बढ़ेगा। अगर आपने कोई एक्सीडेंट बेनिफिट डाला होगा तो एक्सीडेंट बेनिफिट के राइडर जो बेनिफिट होता है एक्सीडेंट कवर, वो नहीं इंक्रीज़ होगा, सिर्फ इतना ही इंक्रीज़ होगा। इसके लिए कुछ नॉमिनल फीस होती है, जैसे कि आप कराते हो, अगर अप टू 15 साल के अंदर अगर आपका सब, अगर उसमें जो कोई इंक्रीजिंग का स्टेप अप करा लेते हो विदिन 15 ईयर्स में, जब पॉलिसी लेते हैं तब 3% का कुछ चार्ज होता है।
मैं चार्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चार्ज अगर आप यहाँ पे आपको यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है, स्टेप डाउन स्टेप अप या स्टेप अप फीस होती है। आपको जो ओरिजिनल ऑन बेसिक प्रीमियम जो आपका जो प्रीमियम अमाउंट होता है, ठीक है, ऑन ओरिजिनल बेसिक प्रीमियम के ऊपर अप टू 15 ईयर्स में 3% लगेगा, और 15 साल से ज़्यादा अगर आप कोई आप स्टेप अप ऑप्शन ले रहे हैं तो एनुअल प्रीमियम का जो आपका जो बेस प्रीमियम होता है उसका 5% का जो है आपको इसमें चार्ज देना होता है, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये अभी आपको ऑप्शन जो आपने देखा है स्टेप अप के ऑप्शन के बारे में देखा है, ठीक है। तो हम स्टेप डाउन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टेप डाउन क्या होता है, आपके पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो अगर आपको लगता है मैंने बहुत ज़्यादा समय छोड़ ले लिया है, मुझे प्रीमियम बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, आप क्या करेंगे, इसमें दो चीज़ें कर सकते हो। या पॉलिसी आप छोड़ सकते हो, ठीक है, छोड़ना तो अच्छी बात नहीं है, या फिर उसको पॉलिसी को प्रीमियम कम करा सकते हो। लेकिन कम करने के लिए आप पॉलिसी के दौरान आप कभी भी पॉलिसी जब चल रहा है उसको कभी भी कम कर सकते हो। लेकिन आप स्टेप डाउन करेंगे तो उसको 500 रुपये का चार्ज लगने वाला है आपको। और स्टेप डाउन तभी करा सकते हो अगर आपके पॉलिसी में आपने स्टेप अप ऑप्शन अगर आपने नहीं लिया होगा, यानी कि आपने पॉलिसी में स्टेप अप ऑप्शन डाला ही नहीं है। क्योंकि स्टेप अप जो ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो स्टेप अप ऑप्शंस दिया गया है ना, ये आपको जब पॉलिसी खरीदते हो ना तब आपको बताना पड़ता है स्टेप अप ऑप्शन आपको अपडेट है या लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि आप ये स्टेप अप ऑप्शन डाल दीजिए। अगर आप ऑप्ट करते हो स्टेप अप ऑप्शंस, हम आपको ऐसा लगता है कि भाई अभी मैं तो पॉलिसी ले रहा हूँ और स्टेप अप ऑप्शन का भी सुविधा मेरे पॉलिसी में ऐड करा दीजिए, ठीक है। तो मैं जब चाहूँगा तब मैं बढ़ाऊँगा या नहीं बढ़ाऊँगा। अगर आपने स्टेप अप ऑप्शन ऐड करा लिया है तो तभी आपको इसमें से कोई प्रीमियम ज़्यादा नहीं रहेगा, नॉर्मल बेसिक प्रीमियम आपको चार्ज करेगा वो, उससे कोई आपको नहीं। लेकिन स्टेप अप ऑप्शन लेने के बाद ये सुविधा आप ले सकते हो। अगर आपने पॉलिसी ले लिया है, ठीक है, पॉलिसी आपने नॉर्मली ले लिया है और आपको स्टेप अप कराना है तो आप नहीं करें, वो बोले कि सर आपने स्टेप अप वाला आप सुविधा डाला ही नहीं है, ठीक है, तो आप वो डाल दीजिएगा। और एक बात बताना चाहूँगा, स्टेप अप ऑप्शंस अगर आप कराते हो ना, मतलब आप करना चाहते हो, तो जो भी कस्टमर ऑनलाइन से खरीद रहा है तो उनके लिए स्टेप अप ऑप्शंस नहीं है। आप चाहे तो स्टेप डाउन करा सकते हो, लेकिन आपको स्टेप अप अगर आपको करवाना है तो आपको ये पॉलिसी आपको नियरेस्ट ब्रांच में जाके लेना पड़ता है। ऑनलाइन के लिए जो भी कस्टमर खरीद रहा है तो वो स्टेप अप नहीं करा सकता है, ठीक है। ये बात समझ लें, आपने ऑनलाइन खरीद रहे हैं और स्टेप अप करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा, स्टेप डाउन करा सकते हो, ठीक है। स्टेप अप में है, और स्टेप डाउन में मैं आपको बता दिया, स्टेप डाउन में 500 रुपये का चार्ज लग रहा है। स्टेप डाउन आप तभी करा सकते हो अगर आपने स्टेप अप ऑप्शन नहीं लिया होगा, मतलब स्टेप अप ऑप्शन डाला ही नहीं पॉलिसी में, तो आप स्टेप डाउन करा सकते हो। या फिर आपने स्टेप अप ऑप्शन डाला है पॉलिसी में, लेकिन स्टेप अप जो इंक्रीज करने की सुविधा है आपने तो लिया ही नहीं, मतलब अपने फर्स्ट ईयर होगा 25% सब में छोड़ा आपने बढ़ा ही नहीं, लेकिन स्टेप अप ऑप्शन आपने पॉलिसी में ऐड कर दिया है लेकिन उसका बेनिफिट आपने लिया ही नहीं है पॉलिसी में, तो स्टेप डाउन आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपको ये सुविधा है। तो स्टेप डाउन जो इंक्रीज करने के बाद उसको आप डिक्रीज नहीं करा सकते हो, मतलब पॉलिसी को आपने बढ़ा दिया है, ठीक है, तो उसको कम करना है तो वो नहीं पाएगा। अगर आपको पॉलिसी अगर लेते हैं तो ये आपको ये ऑनलाइन सुविधा मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको ये भी सम एश्योर्ड भी अगर है तो सम एश्योर्ड भी आपका जो रिवाइज हो जाएगा। आपका प्रीमियम अगर आपका कम करा ले तो आपका एज के अनुसार कितना प्रीमियम आएगा तब रिकैलकुलेट किया जाएगा, तो उसके बेसिस पे आपका जो है प्रीमियम कम चार्ज करता है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कुछ सैम्पल प्रीमियम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ सैम्पल प्रीमियम, पे पॉलिसी प्रीमियम ऑफ 10,600 रुपीज़ फॉर 1 करोड़ सम एश्योर्ड के 45 ईयर्स का एज है आपका बेसिक प्लान में, ठीक है। और क्रिटिकल इलनेस लेते हैं तो आपका पर ईयर आपका इतना बेनिफिट्स आएगा, सम एश्योर्ड 15 लाख रुपए। ये आपका, मैं आपको जो टेबल दिखा देता हूँ, टेबल में आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। कहाँ गया टेबल, ये देखिए इमीडिएट पे आउट, ये पे आउट ऑप्शन में भी आपको सम एश्योर्ड है कम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर आपने पॉलिसी ले लिया है, ठीक है, ये पॉलिसी का यहाँ पे देख पा रहेंगे पॉलिसी जो टर्म, ठीक है, और पॉलिसी आपका एंट्री एज क्या है। तो आप जितना साल का आप समझ लीजिए आपका 30 साल का एज है, 25 आपने 30 साल का पॉलिसी लिया है तो आपको प्रीमियम ये चार्ज होता है, ठीक है। तो वही से आपका एज बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपका पॉलिसी का प्रीमियम भी बढ़ रहा है, मतलब जितना ज़्यादा एज उतना ज़्यादा प्रीमियम, ठीक है। तो वही ऑप्शन पे अगर अपना 30 साल का एज है आपका, अगर आपने पॉलिसी 40 ईयर्स का ले रहे हैं तो आपका पॉलिसी का जो प्रीमियम है ना 8,200 चार्ज हो रहा है, ठीक है, 30 साल का।
ठीक है, तो आपने इमीडिएट पे आउट लिया है। अगर आपको लेबर रिकरिंग पे आउट चाहिए, मतलब पैसा आपको 10% आपके फैमिली को मिल जा रहा है, ठीक है, बाकी का 6% हर साल मिल रहा है, तो उसमें आपको 30 साल का ही एज है, लेकिन पेमेंट आपके फैमिली को पे आउट इमीडिएट नहीं मिलेगा, तब आपका प्रीमियम कम चार्ज करेगा। मतलब इसमें तो आपको फैमिली को 1 करोड़ मिल जा रहा है इमीडिएट पे आउट में, तो लेकिन वो आपका प्रीमियम थोड़ा थोड़ा कम चार्ज करेगा अगर आप लेबर रिकरिंग पे आउट लेते हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग पे आउट में आपको इसमें 30 साल का एज है, ठीक है, और पॉलिसी 40 साल का है, तो आपका इसमें प्रीमियम बढ़ रहा है, क्योंकि आपको हर साल 10% इंक्रीज़ होता है आपका लेवल पे आउट, इंक्रीजिंग पे आउट में, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है आपको और सुविधा भी होती है, तो उसमें ये प्रीमियम होता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये बेस्ड ऑन इसमें कोई जीएसटी वगैरह ऐड नहीं है। जीएसटी ऐड करते हो बेसिकली अभी कोविड के बाद अभी देखिए तो हर इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ गया है, तो एग्जैक्टली आप कंपेयर मत कीजिए कि ये 30 साल का एज है तो इतना ही मिलेगा, तो वो आगे पीछे हो सकता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम बात करेंगे टैक्स बेनिफिट के बारे में। आप जो भी पॉलिसी खरीद रहे हो टर्म इंश्योरेंस में, ठीक है, जो भी आप प्रीमियम दे रहे हो ना, उसमें आपको 80C में बेनिफिट मिलेगा। अंडर 80C में आपको टैक्स रिबिट मिल जाता है, ठीक है, उसमें लिए आपको कोई टीडीएस चार्ज नहीं करेगा, ठीक है, आपको टैक्स पे रहता है अमाउंट। तो जो भी प्रीमियम पे करते हो बेसिक प्रीमियम के ऊपर, ठीक है, या फिर अगर आप पॉलिसी में सम एश्योर्ड पे कर रहे हो प्रीमियम के लिए प्लस मेडिकल के लिए, टर्म इंश्योरेंस में आप क्रिटिकल इलनेस बिल डाल सकते हो, ठीक है, क्रिटिकल इलनेस के लिए कुछ मेडिकल के लिए अमाउंट आप डाल सकते हो, उसके लिए भी प्रीमियम अगर आपने ऐड कर दिया क्रिटिकल इलनेस, उसके लिए कुछ प्रीमियम आपको देना पड़ता है अलग से, प्लस प्रीमियम का बेसिक सम एश्योर्ड का प्रीमियम, तब आपको 80D में भी मिलेगा। 80C में तो नॉर्मल है प्रीमियम के ऊपर, अगर आप मेरे क्रिटिकल इलनेस डाल दिया है तो उसका 80D में आपको बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपके फैमिली को पैसा मिलने वाला है, जब आप एक्सपायर हो जाएंगे, आपके फैमिली को जब 1 करोड़ रुपए या इंक्रीजिंग पे आउट आपके फैमिली को जब दिया जाता है, वो भी सारा का सारा टैक्स फ्री रहता है, उसमें कोई भी कंपनी या फिर कोई इंश्योरेंस आपका टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा, वो टैक्स फ्री अमाउंट होता है। यह है टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो अभी हम बात करते हैं कुछ राइडर के बारे में। इस पॉलिसी लेने के बाद अगर आपको लगता है या फिर आप लेना चाहते हो, तो उस समय अगर आपको लगता है इस पॉलिसी में कुछ ऐड ऑन करा के कुछ एनहांस करना चाहते हो पॉलिसी बेनिफिट, तो इसमें 2 राइडर दिए गए हैं, कोटक क्रिटिकल इलनेस प्लस बेनिफिट राइडर या फिर कोटक टर्म परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। तो यहाँ पे आप कन्फर्म मत हो दीजिए। जो स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ कन्फर्म किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया है यहाँ पे लाइफ सिक्योर ऑप्शंस में आपको वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी, ठीक है, ये लाइफ अगर आप तीसरा प्रकार का ऑप्शंस लेते हैं तो यो आप परमानेंट डिसेबिलिटी का राइडर ऐड नहीं करा सकते, क्योंकि ये तीसरा ऑप्शन अगर आप लेते हो लाइफ सिक्योर ऑप्शंस में, इसमें इनबिल्ट है, इसमें अगर परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो आपका प्रीमियम ही माफ़ हो जाएगा, सारा का सारा प्रीमियम माफ़ हो जाएगा, उसका कोई बेनिफिट या पैसा आपको नहीं मिलने वाला है, कि सिर्फ प्रीमियम माफ़ हो रहा है। अगर आपका लाइफ प्लस ऑप्शन है या लाइफ ऑप्शन है, ये दोनों में से आपका कोई भी ऑप्शन है, उसमें आप ऐड करा सकते हो राइडर, ठीक है, आपका जो राइडर मैंने आपको बताया है ये परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर आप ऐड करा सकते हो, क्योंकि उसमें वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट नहीं है, तो इसमें ऐड करा देते हो तो जितना भी सम एश्योर्ड रहेगा राइडर का, उसका 120% पीरियड ऑफ 5 ईयर्स में आपको वो दिया जाता है, ये परमानेंट डिसेबिलिटी है। और कोटक क्रिटिकल इलनेस प्लस बेनिफिट राइडर में अगर आप किसी कारण यहाँ पे लिस्टेड 37 कोई कवर्ड क्रिटिकल इलनेस होते हैं, कुछ लिस्ट होती है, ब्रेन हैमर हो जाएगा, हार्ट अटैक, सर्जरी, किडनी फेलियर, ऐसा कुछ बहुत सारी बीमारीज होती हैं, ठीक है, इसके लिए आप ब्राउचर दे सकते हो या ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। 37 बीमारीज होते हैं, उन बीमारी में से अगर आप डायग्नोस हो जाते हो तो उस समय जो है आपका जो भी क्रिटिकल इलनेस का समय आपने चूज़ किया होगा, उसके लिए भी आपको जो भी राइडर आप ऐड करेंगे ना, उसके लिए अलग से एक अमाउंट चूज़ करना होता है, उसके ऊपर वो प्रीमियम चार्ज करते हैं आपको, ठीक है। तो ये बेनिफिट ऐड भी करा सकते हो और रिमूव भी करा सकते हो, आपके ऊपर करता है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट चीज़ मैं बात करने वाला हूँ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, मतलब इस पॉलिसी आप लेना चाहते हो तो मिनिमम क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है, आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 65 या 50 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप 65 एज मैक्सिमम जब मिनिमम एंट्री होता है मैक्सिमम 65, अगर 65 से ज़्यादा एज है तो आप लिमिटेड पे या फिर पे टिल 60 का पेमेंट ऑप्शन नहीं ले सकते हो। अगर आपका एज 45 है या 51 एज है तो आप ये पॉलिसी के लिए ऑप्ट नहीं करा सकते, क्योंकि ये मिनिमम जब लेना होता है कस्टमर को, पॉलिसी जब कंपनी बेचती है उसका एज 50 या 65 होना चाहिए, डिपेंड आपका किस प्रकार का पेमेंट की सुविधा ले रहे हो, ठीक है। मैच्योरिटी एज, जब पॉलिसी आपका लेते हो तो आपका पॉलिसी ख़त्म कब होगा,
आज पॉलिसी आपने ले लिया है, कितने साल का आप लेना चाहते हो, तो उस समय आपका मिनिमम एज 30 साल होना चाहिए या फिर मैक्सिमम 75। मतलब आपका 75 एज होने तक आपका पॉलिसी जो है आपका जो है आपको सपोर्ट करता है। मतलब आपका एज का 70 यानी कि मिनिमम मैच्योरिटी एज, मतलब मैच्योरिटी पे आपका एज इतना होना चाहिए, मैक्सिमम एज 75, ठीक है। और सेकंड में आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म सम सेम एज द पॉलिसी टर्म, ठीक है। रेगुलर प्रीमियम जितने साल का पॉलिसी आप लेते हो, 50 साल का पॉलिसी या फिर आप 40 साल का पॉलिसी लेते हो तो 40 साल आपको रेगुलर प्रीमियम पे करना है। जितने साल का पॉलिसी उतने साल का रेगुलर। लिमिटेड पे में ऐसा नहीं है, लिमिटेड में आप कुछ कम समय के लिए पे कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा साल आप पॉलिसी चला सकते हो। तो लिमिटेड में आप 5 साल का पेमेंट ले सकते हो, 7 साल का ले सकते हो, 10 साल का ले सकते हो या 15 साल का ले सकते हो। आपने मान लीजिए नहीं मेरे पास अभी पैसा है लेकिन बाद में होगा नहीं होगा पता नहीं है, आज मैं 10 साल 15 साल मेरे पास अच्छा कमाई हो सकता है, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा या कुछ हो जाऊंगा या मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, तो उस समय आप मिनिमम पॉलिसी पेमेंट में आप करा सकते हो। 5 साल का पेमेंट आप लीजिए, पेमेंट ज़्यादा आ जाएगा लेकिन सिर्फ 5 साल पे करना है। पॉलिसी आप 40 साल तक ये ले सकते हो या आपके एज के 75 एज होने तक, 40 ईयर्स पॉलिसी टर्म या फिर आपका एज का 75 ईयर्स तक आप ले सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम ईयर्स आपको 10, अगर आप 5 पे का लेते हैं तो पॉलिसी का टर्म 10 साल मिनिमम होना चाहिए। अगर आपको उससे ज़्यादा भी 40 साल भी ले सकते हो, ठीक है, मिनिमम 10 साल। 7 साल का पेमेंट ऑप्शन लेते हो तो आपको सिर्फ 7 साल पे करना है और पॉलिसी आपको 30 साल चलाना है या 12 साल चलाना है या 25 साल चलाना है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब 5 पे का, 7 पे का, 10 पे का, 15 पे का, इसमें से कोई भी आप ले लीजिए और जितने साल आपको पॉलिसी चलाना होता है उतने साल चीज़ें चलाइए, ठीक है। पेड और एक ऑप्शन होता है, ये लिमिटेड पेमेंट में एक और एक ऑप्शन होता है पे टिल 60। मतलब यहाँ पे जो मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑफ या पॉलिसी 10 ईयर, ठीक है। मतलब आपका जब तक, अगर आपको पता है कि आपका एज अभी 35 साल है, आप एज के 60 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो मैं अभी पूरा पैसा तो दे नहीं सकता, आप बहुत ही आप समझो आपकी सैलरी कम है, बजट ज़्यादा है, बहुत एक्सपेंस हो रही है, तो थोड़ा कुछ पेमेंट आप जमा कर मैं आपको दे सकते हो प्रीमियम के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा करके देना है। तो आप पे टिल 60, मतलब आपका एज का 60 साल होने तक आप पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हो। मिनिमम पॉलिसी का टर्म 15 साल, मैक्सिमम 40 ईयर्स, या एज का 75 ईयर्स तक आप पे कर सकते हो, ठीक है। सेम लाइक रेगुलर प्रीमियम, ठीक है। तो इसमें आपको और इसमें आप देखिए प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑन टाइम, वन टाइम पेमेंट भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा कम करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कि सिंगल पेमेंट में, मतलब एक ही बार पे करके पॉलिसी को छोड़ देना है। वन टाइम पेमेंट भी है, मतलब मिनिमम 5 ईयर्स का पॉलिसी का टर्म ले सकते हो वन टाइम अगर आपको लेना चाहते हैं। तो आज आपने पे किया, मिनिमम 5 साल का पॉलिसी लेना होता है या मैक्सिमम 40 साल का, ठीक है, या फिर एज के 75। मतलब अगर आप ऐसे ले तो आपको 2 या 1 करोड़ रुपए चार्ज करेगा, आपका एज बहुत ज़्यादा है तो, नहीं तो या आपको कितना प्रीमियम बहुत ज़्यादा आएगा अपने वन टाइम में। ऐसे नहीं कि ये 20-25 लाख रुपए दे दीजिए या फिर 10 लाख या 5 लाख, जो भी प्रीमियम आपके एज के अनुसार वो कैलकुलेट करते हैं। वन टाइम देना है और पॉलिसी 30 साल 40 साल या फिर आपका का एज का 75 तक चला सकते हो, ठीक है। और इसमें 7 and 15 पे शॉल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर ऑनलाइन चैनल, ओके, ठीक है। आप ऑनलाइन लेते हैं तो ये सुविधा नहीं है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और जो यहाँ पे देखिए अभी और एलिजिबिलिटी किस में है, देखिए एलिजिबिलिटी प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस, रेगुलर में आपको पे कर सकते हो, लिमिटेड में एंड सिंगल पे में भी सुविधा मिलती है आपको। प्रीमियम पेमेंट मोड आपको इसमें सिंगल मिलेगा, ईयरली मिलेगा, हाफ ईयरली मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा एंड मंथली मिलेगा। हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली मोड शॉल नॉट बी अवेलेबल फॉर ऑनलाइन चैनल, ठीक है। तो अगर किसको भी हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली चाहिए तो ऑनलाइन पे नहीं है, ब्रांच में जाके खरीद लीजिए, ठीक है। प्रीमियम इसमें क्या है, मिनिमम बेस ऐसा कुछ गारंटेड नहीं है, ठीक है। बेस्ड ऑन आपकी एज, आपका हेल्थ, आप अल्कोहल लेते हो या फिर आप टोबैको लेते हो तो वो डिपेंड करता है। बेसिक सम मेश्योर, मिनिमम आपकी पॉलिसी में सम मेश्योर 25 लाख रुपए का होना चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना ले सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कितना क्वालिफाई होते हैं। आपका इनकम जितना होगा उसके बेसिस से वही आपको चार्ज करते हैं। ऐसे नहीं कि आपका इनकम साल का 7 लाख रुपए है और मुझे 50 करोड़ का चाहिए, वो नहीं, क्योंकि उतना प्रीमियम पे आपका एनुअल के लिए आप बजट में आते ही नहीं है। तो बेस्ड ऑन वो डिपेंड करता है, ठीक है।
और मॉडल फैक्टर कैसा है, मतलब मॉडल फैक्टर यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जब प्रीमियम पॉलिसी आप लेते हैं, मान लीजिए आपने पॉलिसी ईयरली पेमेंट पे ले लिया है, ठीक है, तो आपको लगता है ईयरली तो मैं जमा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ईयरली में जब बहुत बल्क की अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, तो आपको लगता है कि आपको इसको चेंज करना है, आपको पॉलिसी को मंथली करवाना है, तो आप मंथली करा सकते हो, लेकिन आपका प्रीमियम बहुत चार्ज लगेगा। फॉर मान लीजिए अगर आपका एनुअल प्रीमियम 20,000 रुपये चल रहा है, उसको आप मंथली कराना चाहते हो या फिर उसको हाफ ईयरली कराना चाहते हो, फॉर लीजिए हाफ ईयरली करना चाहते हो, तो 100% प्रीमियम मतलब 20,000 रुपये आपको चार्ज हो रहा है ईयरली बेसिस के ऊपर, आपको इसको हाफ ईयरली करना है, आपको लग रहा है 20 का आधा 10,000, वैसा नहीं होगा, ये आपको 10,500 या 10,000, ठीक है, 10,500 कुछ, आपको 1% ज़्यादा 51% लग रहा है, आपका जितना भी प्रीमियम रहेगा उसका 51% आपको हाफ ईयरली लेंगे वो उनका, क्वार्टरली के लिए 26% रहेगा या मंथली लिए तो 8.8%, ठीक है, मंथली 1% नहीं होगा, 12 महीने में 1% हर साल, ऐसा नहीं है, आपको ज़्यादा चार्ज करेंगे, ठीक है, 8.8% एनुअल प्रीमियम का वो चार्ज करते हैं, ऐसे आपको प्रीमियम ज़्यादा आएगा, ईयरली में आपको बल्क में पे करते लेकिन कम आएगा, मंथली के लिए जमा कर सकते हो, सुविधा कम होती है, बट आपको प्रीमियम वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं सरेंडर के बारे में। अगर पॉलिसी आपने ले लिया है, अगर आपको लगता है कि या 10 पॉलिसी लेने के बाद 3 साल 4 साल 5 साल आपको लग रहा है कि आपको पॉलिसी अच्छी नहीं है यार, मुझे नहीं चलाना है पॉलिसी, मुझे पॉलिसी को कैंसिल करना चाहते हैं, आगे मैं पे ही नहीं करने वाला हूँ, तो उस केस में आप सरेंडर करा सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपने सुविधा कौन सी ली है, ठीक है। सरेंडर वैल्यू शैल नॉट बी अप्लीकेबल अंडर द रेगुलर प्रीमियम पेमेंट, ओके। आपने अगर रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी लिया है तो उसमें सरेंडर आप कर ही नहीं सकते हो, जिस पेमेंट पे करना छोड़ दीजिए, पॉलिसी लैप्स हो जाएगा, ऑटोमेटिक फोरक्लोज यानी कि टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। उसके लिए आपको कोई पेनाल्टी वगैरह कोई, अगर आपको चालू नहीं करना है तो छोड़ दीजिए पेमेंट, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा चालू करो चालू करो, आपको उसको पेनाल्टी नहीं होती है, ठीक है। तो लिमिटेड पेमेंट भी कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड पेमेंट में क्या होता है, 2 फुल पॉलिसी ईयर प्रीमियम, अगर आपका लिमिटेड पॉलिसी आपने लिया है लेकिन आपका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म लेस देन 10 ईयर्स है, लिमिटेड में लिया आपने 5 पे का पॉलिसी लिया है, 5 पे का पॉलिसी लिया है आपने, तो उसमें आपको मिनिमम 2 साल का पूरा प्रीमियम पे करना चाहिए, तभी आप कैंसिल करा सकते। ऐसा नहीं कि आपने 1 साल पे कर दिया है और आपको कैंसिल करना है तो वो रिफंड कुछ नहीं है, मिनिमम 2 साल पे करना है, तीसरे साल के बाद कैंसिल कर, उसमें भी आपको प्रीमियम बहुत कम मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा, मतलब ना के बराबर ही मिलेगा। मैं तो सोचूंगा अगर आप कैंसिल करना है टर्म इंश्योरेंस तो लीजिए ही मत, या फिर बहुत ही कम प्रीमियम लीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है भाई आप ठीक है मैं 10 साल चलाऊंगा उसके बाद मुझे लग रहा है कुछ नहीं होगा या ऐसा कुछ, तो आप लीजिए मत पॉलिसी, ज़्यादा प्रीमियम का, छोटा प्रीमियम का लीजिए, पहले उसको चलाइए, ठीक है, कैंसिल करेंगे तो उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। अगर आपका प्रीमियम टर्म जो मोर देन 10 ईयर्स है, 10 साल से अगर प्रीमियम टर्म ज़्यादा है तो 3 साल का मिनिमम प्रीमियम पे करना ज़रूरी है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए 60%, ठीक है, फॉर्मूला बता देता हूँ, 60% इंटू टोटल प्रीमियम पेड, मतलब आपके पॉलिसी में, मैं फॉर्मूला मैं कैलकुलेट नहीं करके बताऊंगा लेकिन आपको समझा देता हूँ, टोटल प्रीमियम पेड आप कैलकुलेट करना है, तो समझ लीजिए आपने कोई पॉलिसी ले लिया है, ठीक है, तो अभी तक आपने कितना पैसा दिया है कंपनी को, कितना पैसा दिया है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम, मतलब आपने कोई चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस या ऐसा कुछ दिया होगा तो वो कंसिडर नहीं होगा, सिर्फ आपका टोटल जो बेसिक प्रीमियम आपको पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ना, उसमें बेस प्रीमियम लिखा रहेगा, आपने 4 साल पे किया तो वो 4 प्रीमियम इंटू 4 कैलकुलेट कीजिए, मतलब कितना आपने दिया है कंपनी को पैसा, वो उसको मल्टीप्लाई कीजिए पॉलिसी टर्म, मतलब आपने कितने साल का पॉलिसी लिया है, आपने अपनी पॉलिसी लिया है 40 साल का पॉलिसी आपने लिया है, ठीक है, ठीक है, पॉलिसी का टर्म 40 साल, यहाँ पे 40 साल आएगा, कितने साल तक आपने पॉलिसी ले, माइनस पेमेंट टर्म, पेमेंट टर्म मतलब आपने पॉलिसी का पेमेंट 10 साल का लिया, 10 साल का पेमेंट टर्म लिया, मतलब 40 माइनस प्रीमियम टर्म आपका कितना है, 10 ईयर्स का आपने लिया है, लिमिटेड पेमेंट 10 पे का लिया आपने लिया है, तो ये आपको ब्रैकेट पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद डिवाइडेड बाय पॉलिसी टर्म, मतलब 40 साल, कितने साल का पॉलिसी है, तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए आउटस्टैंडिंग पॉलिसी टर्म, मतलब कितने साल आपका बचा है, आपने पॉलिसी अगर 10 साल हो गए और आपको पॉलिसी का 11वें साल कैंसिल करना है, तो 40 में से 10 साल तो ख़त्म हो गए, तो बचे कितना, 30 साल, 30 साल बच गए, तो आउटस्टैंडिंग टर्म कितना होगा, 30 साल, एंड डिवाइड बाई पॉलिसी टर्म, ऐसे कैलकुलेट करने के बाद उसको 60% निकालेंगे तो आपका सरेंडर अमाउंट आ जाएगा। वैसे ही सिंगल प्रीमियम के पास भी सेम है, पॉलिसी टर्म आउटस्टैंडिंग पॉलिसी टर्म सेम ही है, ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन होता है।
तो आगे हम बात करेंगे रिवाइवल के बारे में। मान लीजिए आपने पॉलिसी ख़रीद लिया है, अगर आपको पॉलिसी को किसी कारण की वजह से आपके पास पैसे नहीं हैं, आप पे नहीं कर पाए, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, होता है ना पॉलिसी में, कभी आप पे नहीं कर पाएंगे या पॉलिसी आपका लैप्स हो जाता है तो उसको चालू करना होता है, ठीक है। लैप्स और रिड्यूस पॉलिसी कैन बी रीइंस्टेट, ओके। तो लैप्स करने के लिए मिनिमम इफ़ द पेमेंट इज़ मेड विद इन द 6 मंथ ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ अनपेमेंट, ओके, ठीक है। अगर पॉलिसी आपने मोर देन 6 महीने से ज़्यादा पे नहीं किया है तो उसको 9% का पर ईयर इंटरेस्ट चार्ज होकर आपको पॉलिसी को जितना भी आउटस्टैंडिंग प्रीमियम रहेगा 9% का इंटरेस्ट चार्ज लेके आप उसको चालू करा सकते हो, ठीक है। तो वो आपका लैप्स हो जाएगा, मतलब 6 मंथ के अंदर उसको पॉलिसी चालू होगा। आफ्टर 6 मंथ क्या होगा, चार्ज तो लगेगा, लेकिन आपको डिपेंड करेगा आपका मेडिकल उसका करवाना है नहीं करवाना है, ठीक है। आपने मोर देन 6 महीने हो गए पॉलिसी को चालू नहीं किया, बाद में 1 साल के बाद आए मुझे पॉलिसी चालू करना है, वो बोलेंगे ठीक है करेंगे, लेकिन आपका मेडिकल वो दोबारा करेंगे आपका, वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसको चार्ज भी लगेगा, वो कंपनी बताएंगे आपका रिवाइव होगा या नहीं होगा, ठीक है, भी मायने करता है, ठीक है। तो पहले आपसे विद इन 6 मंथ कोई ओनली चार्ज देके चालू कर सकते हो, मोर देन 6 है तो आपको मेडिकल करवाना पड़ता है। और आपका पॉलिसी अगर आपका लैप्स होता है विद इन 5 ईयर्स में आपको पॉलिसी को रिन्यू कर, मतलब अपने पॉलिसी खरीदा है और 1 साल पे नहीं किया है, 2 साल पे नहीं किया है, 3 साल पे नहीं किया है, 4 साल पे नहीं किया, 5वें साल ख़त्म होने से पहले आप आके बोलते हो मुझे ये पॉलिसी चालू करना है, तब आप उसको रिवाइव कर सकते हो। लेकिन 4 साल का जितना भी ड्यू अमाउंट रहेगा विद इंटरेस्ट के साथ आपको पे करके चालू करना पड़ेगा, प्लस उसका मेडिकल भी होगा, ठीक है। ये सुविधा होती है, ठीक है। लैप्स पॉलिसी, मैं तो कहता हूँ पॉलिसी लेने के बाद 3 साल तक पॉलिसी लैप्स करिए मत, लैप्स ही नहीं होना चाहिए पॉलिसी। ये बहुत मैं आपको आगे बताऊंगा एक कंडीशन की पॉलिसी लैप्स क्यों नहीं होना चाहिए एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए, तो वो आपका बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है, उसके आगे मैं बताऊंगा। ऐसा है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो बिल्कुल होगा ही नहीं, बट मिनिमम 3 साल आपका पॉलिसी कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शंस हो गया। तो अभी दूसरे ऑप्शन में सेक्शन 145, मतलब इसमें क्या बताया है कि पॉलिसी आप उन लोगों को मत दीजिए जिनका आपका मतलब उसका कोई कमीशन या उसका फिर आपको कोई बेनिफिट, यानी कि अगर पॉलिसी आपको वाइफ को देंगे आप तो उसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा, राइट। आपको किसी बाजू वाले को या घर वाले को नहीं दे सकते, क्योंकि वो रिस्की हो जाता है ना। आपको भाई मेरे घर वाले के बाजू का है उसको पॉलिसी देना और नॉमिनी मैं हो रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो मर भी गया तो मुझे पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो वैसा कुछ रिस्क वगैरह रहता है तो वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। वो सेक्शन 1 मतलब आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, ठीक है, सेक्शन 145 वो कहता है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन 45, इसमें क्या बोलता है, आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बट इसमें कुछ बेनिफिट्स आपको भी है कंपनी को भी है। ये पहले भी इसमें सेक्शन 45 में आया जो इंश्योरेंस गाइडलाइंस होती है वो बोलती है अगर कस्टमर ने आपको कोई डिटेल्स दी है या आपने कुछ फॉर्म भरा है तो उसमें आपने कुछ डिटेल्स गलत दी है, गलत मतलब आप टोबैको या अल्कोहल लेते हो, ठीक है, आप चेन स्मोकर हो ये आपने बताया नहीं, ठीक है, लेकिन 3 साल के बाद कंपनी को पता चल रहा है या 3 साल के बाद आपका क्लेम आपको आता है, ठीक है, तो क्लेम करने के बाद तो कंपनी ये नहीं बोलेंगे कि ये आदमी ने मुझे डिस्क्लोज़ नहीं किया है वो दारू पीता है तो मैं उसको क्लेम नहीं दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। या फिर आपका एजुकेशन आपने गलत दिया, आपने 10th पास ही है, आपने बोला ग्रेजुएट है, किस किन पॉलिसी में 10th पास में तो पॉलिसी दी ही नहीं जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप बोला वो 3 साल के बाद अगर वो कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं करेगी, वो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आईआरडी बोलता है कि ऐसा कुछ है विद इन 3 साल के अंदर ही आपको कस्टमर से सही डिटेल्स लीजिए, या विद इन 3 साल के अंदर कंपनी को पता करना होता है ये इंफॉर्मेशन गलत है या सही है, वो कंपनी को खुद पकड़ना होता है 3 साल के अंदर या फिर रिवाइव करने के बाद। तो इसलिए बोलता हूँ पॉलिसी जब लेते हैं ना तो बिल्कुल 3 साल में आपका पॉलिसी लैप्स ही नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आप पॉलिसी लैप्स होता है क्लेम होता है तो इस कारण की वजह से आपका पॉलिसी जो क्लेम है रिजेक्ट होता ही है, ठीक है, ये सुविधा है। लेकिन अगर ये फिर क्या कंपनी बोलता है नहीं इन्होंने मुझे जानकारी गलत दी है, ठीक है, गलत मुझे जानकारी इन्होंने दी है, कंपनी बोलेगा कि ये आदमी ने मुझे गलत जानकारी दी है, फिर कस्टमर बोलेगा तो आपने 3 साल से पहले पता क्यों नहीं किया बाबा, पहले ही पता करना था। लेकिन
कंपनी प्रूफ करता है, फिर कंपनी क्या करे, कस्टमर भी आड़ा रहेगा, कंपनी भी आड़े रहेगी, तो वो केस जाएगा कोर्ट के पास। फिर कोर्ट में प्रूफ हो जाएगा कि कंपनी ने आपको डिटेल्स नहीं दी है, जो फॉर्म वगैरह भरा है किसी एडवाइज़र ने भर दिया है, आपने डिटेल्स दी है, आपने कुछ डॉक्यूमेंट सारे सही दिए हैं, लेकिन उन्होंने फॉर्म ने गलत डाल दिया, ऐसा कुछ उन्हें प्रूफ कर दिया, तो आपको पैसा कंपनी को देना ही है। लेकिन किसी कारण की वजह से कंपनी प्रूफ करती है कि इसने मुझे जानकारी जो दी है बिल्कुल गलत दी है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने जो आपने ग्रेजुएट हुआ है, आपने ग्रेजुएशन डाला है हुआ है करके, लेकिन आप 10th पास है। जब कोर्ट में जाएगा केस तो आपको प्रूफ मांगेंगे, आपने ग्रेजुएट तो कौन से स्कूल में एडमिशन लिया है, तो आपके पास तो वो रहेगा नहीं, वो तो इजीली प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपको क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ डिटेल जैसे कि आप स्मोकिंग है वगैरह है, या डिटेल्स है, एड्रेस वगैरह है, या एनुअल इनकम होता है, तो वो उतना कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन 3 साल के अंदर बिल्कुल लैप्स मत कीजिएगा, आपका 99% जो होता है कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं करता है, बट कभी करेगा जब आपने कुछ मृत्यु हुआ नहीं, फ्रॉड क्लेम आया है, पॉलिसी जब लिया है उससे पहले मृत्यु हो जाता है, या कोई सुसाइड होता है, सुसाइड का भी इसमें क्लॉज है। लेकिन सुसाइड का पॉलिसी लेने के बाद विदिन 1 ईयर में सुसाइड कंसिडरेबल नहीं है, मतलब पॉलिसी आप लेते हैं ना तब सुसाइड आप करते हैं, तो तब बिल्कुल आपको इसमें जितना प्रीमियम आपने पे किया है उसका एनुअल प्रीमियम का जो है आपको अमाउंट दिया जाता है, 80% अमाउंट देता है, बाकी का कोई समय शुल्क वगैरह नहीं देता है। कभी पॉलिसी आप रिवाइव भी करते हैं, तो मान लीजिए पॉलिसी आपने 10 साल पे किया, 1 साल पे नहीं किया, बाद में 1 साल के बाद रिवाइव करना चाहते हैं, तो रिवाइव करेंगे तो तब सुसाइड हो जाएगा, तो वो भी कंसिडर नहीं होगा। सुसाइड के लिए जितना आपने प्रीमियम पे किया उसका 80% मिलेगा, बाकी का कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बेनिफिट्स है। और मैं उसके बाद मैं आपको ये वाला है, ये आपका हो गया, रिवाइवल भी हो गया, ठीक है, एलिजिबल भी हो गया, अबाउट सेक्शन 45 हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए हम जितना भी टॉपिक मैंने कवर कर चुका हूँ, तो अगर इस पॉलिसी बारे में अगर आप ले चुके हो या लेना चाहते हो, तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इस पॉलिसी में आपको और क्या दिक्कत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, किसी को समझाना है, या अगर आप एडवाइज़र है किसी को बोलना चाहते हो, तो बिल्कुल ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स को या आपके फ्रेंड सर्कल को आप शेयर कर सकते हो। अगर अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बेल आइकन या सब्सक्राइब का बटन दबा के, आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ये इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कैसा करेंगे, कैसे सेविंग पॉलिसी से, और कौन से नए नए टर्म इंश्योरेंस आए हैं, बेनिफिट्स क्या है, उसके लिए हमारे चैनल को आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।